किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ACTN में वृद्धि कर दिए जाने के कारण यूरिया खाद के दामों में भारी वृद्धि हो गई है। सरकार ने 24 जुलाई 2014 से ACTN की दर 950 रुपये प्रति टन निर्धारित किया है, जिसके फलस्वरूप सामान्य यूरिया की 50 किलोग्राम की प्रति बोरी की कीमत 311 से बढ़कर 334 रुपये तथा नीम लेपित यूरिया की 50 किलोग्राम की प्रति बोरी की कीमत 325 से बढ़कर 348 रुपये हो गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि खाद के जिन बोरों पर पुरानी अधिकतम कीमत अंकित है, वो भी नई ACTN दर लागू होने के बाद बढ़ी हुई कीमत पर बिकेंगे, जबकि सहकारी संस्थाओं में पुरानी ACTN की दर पर भेजी गई यूरिया की कीमत पुरानी ही रहेगी। जनपद फैजाबाद के किसान मेंथा की खेती करके पछता रहे हैं। कमर तोड़ मेहनत और लागत के बावजूद किसानों को तेल की वाजिब कीमत नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष बेमौसम तेज बरसात ने मेंथा किसानों को बर्बाद कर दिया था और तेल 1700 से 1800 रुपये प्रति लीटर बिका था, परंतु मौजूदा वर्ष में तो बारिश ही नहीं हुई और मेंथा किसानों ने बड़े उत्साह से फसल की कटाई व पेराई की। लेकिन अब मेंथा ऑयल का बाजार भाव लगभग 700 रुपया है। बाजार भाव गिरने से किसानों की लागत ही नहीं निकल पा रही है। नगदी खेती के रूप में मेंथा की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही थी, लेकिन बाजार भाव गिरने से किसान बहुत निराश हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर को 45.14 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। शोध संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 में 31.80 करोड़ रुपए, वर्ष 2013-14 में 33.84 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष चावल निर्यात के मामले में भारत का रुतबा खतरे में पड़ सकता है। विगत 2 वर्षों से थाईलैंड को भारत पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया था, परंतु इस वर्ष 15 जुलाई तक कमजोर रहे मॉनसून और थाईलैंड के सस्ते निर्यात की वजह से परिस्थिति बदल सकती है। इस साल 18 जुलाई तक देश में 127 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई हो पाई है, जबकि विगत वर्ष 19 जुलाई तक 154 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई हो चुकी थी। इस प्रकार धान की बुआई 17% कम है। मंत्रालय द्वारा मौजूदा वर्ष में 1083.20 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन दिख रहा है। प्रदेश के 26 जनपदों बलिया, मऊ, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, कुशीनगर, देवरिया, बुलंदशहर, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, बदायूं और सोनभद्र में संकर मक्का बीज उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में यह योजना वर्ष 2017 तक चलेगी। वर्ष 2014-15 में खरीफ, रबी और जायद में 260,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का बीज के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। संकर मक्का की खेती करके किसान 14 कुंतल प्रति हेक्टेयर की जगह 70 से 75 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता अभियान तथा प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम भी चलाए जाने की व्यवस्था है, जिस पर प्रोत्साहन व्यय की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में कुछ निजी कंपनियां भी मदद कर रही हैं। इस योजना के तहत समय समय पर फील्ड डे के आयोजन की भी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कामधेनु डेयरी तथा मिनी कामधेनु डेयरी की इकाई की स्थापना के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है। इस योजना की कुल लागत 2440.31 रुपये है। कामधेनु डेयरी योजना में एक इकाई 100 पशुओं की होगी, जिसमें सभी पशु गाय या भैंस अथवा गाय भैंस दोनों हो सकते हैं। शर्त यह होगी कि पशुओं को प्रदेश के बाहर से क्रय करना होगा। भैंस केवल मुर्रा और गाय संकर जर्सी, संकर एवं F अथवा साहिवाल नस्ल की होंगी तथा डेयरी स्थापना इकाई लागत का 25% धन लाभार्थी को स्वयं लगाना होगा, जबकि शेष 75% धन की व्यवस्था राज्य सरकार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कराएगी। बैंकों को देय ब्याज का भुगतान सरकार स्वयं 5 वर्षों तक वहन करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कामधेनु डेयरी योजना से दोहरा लाभ उठाना चाहती है। सरकार की मंशा इस योजना से जहां दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की है, वहीं सरकार इस कामधेनु डेयरी प्लांटों में बायोगैस प्लांट लगाकर विद्युत संकट भी दूर करना चाहती है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को डेयरी योजनाओं में 10-10 किलोवाट क्षमता का बायोगैस प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा डिजाइन किए गए बायोगैस प्लांट की स्थापना पर सरकार 30 से 40 हजार रुपए प्रति किलोवाट अनुदान भी देती है। एक डेयरी प्लांट में 3 से लेकर 250 किलोवाट क्षमता के बायोगैस प्लांट लगाए जा सकते हैं। गन्ना विभाग इस वर्ष गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में 300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं पुनरुद्धार कराएगा, ताकि क्रय केंद्रों तक गन्ना का परिवहन सुगम हो सके। इस कार्य के लिए 79.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष विभाग ने इस कार्य पर 62.64 करोड़ रुपए खर्च करके 267 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के सांख्यिकी अनुभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जून से 22 जुलाई तक प्रदेश में 189.7 मिलीलीटर वर्षा हुई, जबकि इस अवधि में सामान्यतः 294.3 मिलीलीटर वर्षा होनी चाहिए थी। इस प्रकार अभी तक प्रदेश में सामान्य से 34.5 मिलीलीटर कम वर्षा हुई है। इसके विपरीत गत वर्ष इसी अवधि में 403.3 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, जो कि सामान्य का 137% थी। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। इस सप्ताह प्रदेश के अधिकांश अंचलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, अतः रोपाई का कार्य शीघ्र संपन्न करें। प्रतिकूल मौसम के कारण रोपाई के बाद जो पौधे मर गए हों, उनके स्थान पर दूसरे पौधे शीघ्र लगाएं, ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कम न होने पाए और अच्छी पैदावार प्राप्त हो। जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हुई हो, वहां जून में रोपित फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए 2% यूरिया व पोटाश का छिड़काव करें। धान वाले क्षेत्रों में जहां पर वर्षा सामान्य से काफी कम हुई हो, वहां पर ऊपरहार वाले क्षेत्र में धान की फसल के स्थान पर सीमित सिंचाई उपलब्धता की दशा में कम समय में तैयार होने वाली बाजरे एवं ज्वार की संकुल प्रजातियां तथा उर्द, मूंग एवं तिल की बुआई प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यदि संभव हो तो मक्का, ज्वार तथा बाजरे की फसलों में मूंग, उर्द एवं लोबिया की सहफसली खेती की जाए, जिससे कि सूखे की स्थिति में जोखिम की संभावना कम रहे। खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलें तथा अरहर, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल तथा मक्का की बुआई बीज शोधन के उपरांत ही करें। मानसून के विलंब होने के कारण व पौध खराब होने पर कम लागत में अच्छी पैदावार लेने के लिए श्री पद्धति से धान की खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की दर से नर्सरी डालें तथा 8 से 10 दिन की अवधि की एक पौध 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इस विधि से 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु मात्र 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पौध पर्याप्त है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं कानपुर की मंडी में 1425 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 1535 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 1490 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 1470 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1420 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल कानपुर की मंडी में 2120 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 2130 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 2190 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2050 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2130 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना कानपुर की मंडी में 3180 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 3100 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 3310 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 3265 रुपये प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 3220 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मटर कानपुर की मंडी में 2860 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 3190 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 3170 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2930 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 3170 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी में सब्जियों के भाव।
आलू कानपुर में 1,600 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 1,660 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,680 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 1,630 रुपये प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 1,520 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज कानपुर की मंडी में 1,925 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 1,780 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2,060 रुपये प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 1,780 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। केला कानपुर की मंडी में 2,600 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 1,635 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,920 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2,650 रुपये प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 1,635 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सेब कानपुर की मंडी में 8,650 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 7,400 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 8,650 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 7,550 रुपये प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 8,220 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज का विषय है गन्ने में सामयिक प्रबंधन और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय शाह जी। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे किसान भाई गन्ने का अच्छा उत्पादन हो उसके लिए क्या करें? देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत बात पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में न बल्कि देश में ही गन्ना एक मुख्य नकदी फसल है।
और ये मैं आपको बता दूं, सभी किसान भाइयों को बताता हूँ जिन्हें भी गन्ना की खेती कर रहे हैं, उनके खेत में गन्ना का फसल 4 महीने से 8 महीने का खड़ा है जी। तो इस समय जो सबसे प्रथम बात मैं और बहुत महत्वपूर्ण बात किसानों को बताना चाहूँगा कि इस गन्ने की खड़ी फसल में क्या अंतःकर्षण क्रियाएं करें। हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और तेज हवाएं भी चलेगी, तो सबसे पहले इस समय जो है गन्ने को बंधाई करें, क्योंकि तेज हवा जब चलेगा और आने वाले समय में और बारिश होगी तो गन्ना गिरने की संभावना रहती है। तो गन्ने को आपस में हर जो क्लंप बोलते हैं, थान जो बोलते हैं, एक क्लंप में, एक थान में जितना गन्ना है उनको आपस में गन्ने की पत्तियों से ही बंधाई कर दें। सबसे पहला तो ये करें। दूसरा एक आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है कि गन्ना 2 पंक्तियों के बीच में मिट्टी चढ़ाई जी। जो 2 पंक्तियों के बीच में मिट्टी है उसको चढ़ाकर गन्ना पंक्तियों में चढ़ाएं। ये 2 आवश्यक कर्षण क्रियाएं हैं और ये गन्ना मिट्टी चढ़ाने से जो आपका गन्ने में किल्ले निकल रहे हैं वो रुक जाएगा, क्योंकि अब जुलाई के बाद जो भी किल्ले गन्ने में बनेंगे उससे आपका कॉमर्शियल गन्ना नहीं बनेगा, जो कि चीनी लेने के लिए आप गन्ना काटते हैं। इसलिए अब हमको बहुत जरूरी है कि जो और किल्ले बनने हैं आगे उसको रोक दिया जाए। तो उसको रोकने के लिए गन्ना पंक्तियों के मध्य मिट्टी चढ़ाएं, और इस मिट्टी चढ़ाने से आपको किसान भाइयों को एक फायदा और होगा कि बारिश होगा, बारिश से पानी का जमाव भी होता है, तो गन्ना खेत में अगर बहुत ज्यादा समय तक बारिश का पानी रुका रहे तो वो भी नुकसान करेगा। तो हमको एक बात ये भी सोचना होगा, 2 पंक्तियों के बीच जो पानी जम रहा है उसको खेत से कैसे निकासी दिया जाए। तो जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो बीच की मिट्टी गन्ना पंक्तियों पर चढ़ जाएगा, तो स्वतः 2 पंक्तियों के बीच में नाली बन जाएगा जो एक ड्रेनेज का काम करेगा और उससे जल निकासी का कार्यक्रम होगा। ये 2-3 बातें अंतःकर्षण क्रियाओं के तहत आते हैं जिसको किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। तो अगर हमारे किसान भाई गन्ना अगर बांधे तो बांधने के लिए पत्ती का यूज करें। गन्ना थानों में गन्ने में जो पत्तियां उसी से बांधे, कोई अलग से रस्सी और वो उसका जुगाड़ करने या लाने की जरूरत नहीं। अच्छा, खरपतवार के नियंत्रण के लिए भी कुछ करना चाहिए। देखिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमेशा हम ये सलाह देते हैं किसानों को, समय पर आप खरपतवार का नियंत्रण करें। और ये हम आज फिर से बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, गन्ना बुआई से 120 से 130 दिन के अंदर ही खरपतवार से फसल को ज्यादा नुकसान होता है। और मैंने पहले बताया यह पीरियड अब निकल चुका है। इसके बावजूद अगर किसान भाई को लगता है कि उनके खेत में खरपतवार है, तो उसका जो नियंत्रण है, जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे, बीज की मिट्टी निकालेंगे तो उसी में खरपतवार भी उखड़ जाएगा और उसमें स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा बात है कि अब जो खरपतवार खेत में है वो आपके गन्ने फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गन्ना सबल हो चुका है। सबल निर्बल से दबता नहीं है, गन्ना फसल सबल हो चुका है, तो अब उससे खरपतवारों से ज्यादा इनको डरने की जरूरत नहीं है। बीच में जब मिट्टी चढ़ाएंगे गन्ना पंक्तियों, स्वतः वो नियंत्रित हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में क्या इस वक्त कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो लग सकते हैं, जो फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये इस समय बहुत ही आवश्यक प्रश्न है और सभी किसान भाई जो गन्ना खेती कर रहे हैं उनको जानना बहुत आवश्यक है। वैसे तो नासी कीट बहुत सारे लगते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में और इस उत्तर प्रदेश के आसपास जो और राज्यों में हैं, 3-4 नासी कीट हैं जो गन्ने को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम सभी किसान भाई जानते हैं, चोटी बेधक, इंग्लिश में इसको टॉप बोरर कहते हैं। यह बड़ा कहते हैं ड्रेडेड कीट माना जाता है, नासी कीट माना जाता है। कई बार